आप सभी का मल्लखम कट्टा में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी जानते हैं ये मल्लखम कट्टा का जो यूट्यूब सेशन होता है उसमें हम हर वक्त एक नया विषय और नई सोच लेके यहाँ पे आते हैं। और ऐसे ही आज हम एक जटिल विषय जिसे हम कह सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी खेलों के लिए, ऐसा एक विषय हम आज लेकर आए हैं। और वो विषय है क्रीड़ा मानस शास्त्र यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो हमारे साथ आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मास्टर या फिर हम कह सकते कि जिन्हें मनोविज्ञान का संपूर्ण ज्ञान है, ऐसी हमारी श्री समर्थ व्यायाम मंदिर की नीता ताई, डॉक्टर नीता ताई हमारे साथ है। और उनके बारे में मैं थोड़ी सी उनकी माहिती देना चाहूँगा कि वो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर की स्टूडेंट रह चुकी है और अभी वो वहाँ पे मल्लखम्ब का प्रशिक्षण भी देती है। और वो योगा, जिम्नास्टिक और मल्लखम्ब ये तीनों खेलों में चैंपियन रह चुकी है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि वो उन्होंने पीएचडी करी है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। और उन्होंने मल्लखम्ब के बच्चों पर रिसर्च किया था पीएचडी में। सो हम ये सेशन जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और वो करंटली मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे डीजी रूपारेल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है। सो नीता ताई, आपका मल्लखम्ब कट्टा में हार्दिक स्वागत। नमस्ते। और हमारे आज के सेशन के लिए और दो हमारे मेहमान हैं और ये दोनों खिलाड़ी हैं। और उनमें से पहले है चंद्रशेखर, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और उनकी खास बात यह है कि उन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है 2014 में। और उनको प्रभास जोशी अवार्ड भी मिला है 2018 के लिए। और ये 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। आपको पता होगा कि नेशनल चैंपियन बनना सीनियर कैटेगरी में कितना मुश्किल होता है। और जबकि यह खेल महाराष्ट्र में डोमिनेट हो रहा था, और ऐसे समय ये चंद्रशेखर जी जो है उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में अपना वर्चस्व कायम किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए हमने उनको आज बुलाया है हमारे अतिथि करके। और हमारी तीसरी गेस्ट आज है प्रतीक्षा मोरे, जो कि सातारा जिला मल्लखम्ब संगठन की खिलाड़ू है और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ये प्रतीक्षा जी ने हाल ही में हुए पहले विश्व चषक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उसमें उन्होंने सांघिक जो टीम चैंपियनशिप होती है उनमें स्वर्ण पदक और वैयक्तिक में सिल्वर मेडल जीता था। सो ऐसे हमारे 3 आज के मेहमान हैं। हम ये तीनों मेहमानों के साथ आज का कट्टा शुरू करेंगे। सो आप तीनों का हार्दिक स्वागत। सो शुरू करते ही हम लोग पहला ही सवाल पूछेंगे नीता ताई से। नीता ताई, मानस शास्त्र जो है वो बहुत ही जटिल विषय हमें तो लगता है एज अ स्टूडेंट। सो आपको क्या लगता है कि मानस शास्त्र कितना ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए और स्पेशली मल्लखम्ब के खिलाड़ियों के लिए? नीता ताई। धन्यवाद कल्पेश। आपने जो कहा मानस शास्त्र एक जटिल विषय है, हम सब लोग बहुत ही जटिल लोग होते हैं और हम लोगों के बारे में जो अभ्यास होता है वो कॉम्प्लेक्स ही तो होगा ही। कौन से भी खिलाड़ियों के लिए, कौन से भी स्पर्धा या अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने की सोच कर रहा है, उनके लिए मन में आने वाली भावना, मन में आने वाले विचार और अपना कार्य, ये तीनों का एक बहुत अच्छा संयोजन होने के लिए मानस शास्त्र का ज्ञान अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। तो खिलाड़ियों के लिए मानस शास्त्र बहुत आवश्यक है।
जैसे हम खेल की प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस, वैसे ही खेल की साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद ताई, बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत बड़ी बात हमें बताई है। मानस शास्त्र का नाम सुनते ही पहली बात हमें हमारे आंखों के सामने आती है वो है कंसंट्रेशन। तो मुझे चंद्रशेखर और प्रतीक्षा दोनों से पूछना है कि कंसंट्रेशन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हर खेल में, और मलखम जैसे खेल में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसंट्रेशन। सो मुझे ये दोनों को पूछना है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या फिर कंसंट्रेशन का अभ्यास आप कैसे करते हो। सो पहले चंद्रशेखर बताए। थैंक यू दादा। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। तो सब किसी भी प्लेयर के लिए कंसंट्रेशन करना या फिर किसी भी चीज़ के लिए फोकस रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फॉर दैट सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले डिसिप्लिन रहे, अपने गेम को लेकर के फोकस रहें। और कंसंट्रेशन के लिए द मोस्ट बेसिक थिंग इज मेडिटेशन एंड योगा। तो मोस्टली आई यूज टू डू योगा ऑल द टाइम। और योगा करने से लाइक मुझे बहुत फायदा हुआ उससे, कंसंट्रेशन में भी और फोकस करने में भी। लाइक ऐसा एक कुछ अलग से हमें वो नहीं करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि योगा करने से कंसंट्रेशन तो बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी बिल्डअप होती है। प्रतीक्षा, क्या आप बता सकते हैं आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करते थे या क्या करते हैं। हाँ दादा, मैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेरा जो सेट है, मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस है, उसका रिवीजन, मतलब स्टार्ट से एंड तक मैं उसका रिवीजन करती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं ये करूँगी तो ऐसा ऐसा होगा। तो मैं कंसंट्रेशन करके योगासन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्राणायाम और योगा जरूरी है, और मैं वो डेली करती हूँ। तो मुझे उसका फायदा हुआ है कंसंट्रेशन बढ़ने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने वो करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप दोनों का आंसर सुन के कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करते हो। ताई को मुझे पूछना है अभी कि ये दोनों भी एक टॉप लेवल के दोनों प्लेयर हैं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों ने जो बताया उससे भी और कोई चीज़ें हो सकती है जिससे कंसंट्रेशन बढ़े, या फिर आगे जो बच्चे आएंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो। ताई। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने अनुभव से जो बताया है वो बहुत सही है। हमारे ये सब भारतीय परंपरा के जो व्यायाम है, वो व्यायाम प्रकार नियमित करने से कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बढ़त होती है उसमें। जैसे प्रतीक्षा ने बताया, प्राणायाम, वैरायटी ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स कंसंट्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही योगा, क्योंकि योगा और सूर्य नमस्कार ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है। योगा और सूर्य नमस्कार ये मेंटल एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज है, और वो ले जाते हैं हमें फ्रॉम अ वेरी सिंपल मेथड टू अ वेरी डिसिप्लिन्ड मेथड। मुझे बहुत अच्छा लगा चंद्रशेखर जी ने डिसिप्लिन ये शब्द लिया, क्योंकि किसी भी प्लेयर को अपना फोकस रखने के लिए डिसिप्लिन रखना चाहिए। मैं सिर्फ और एक बात इसमें डालूंगी, वो है अपना न्यूट्रिशन। जो बच्चे न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं उनका कंसंट्रेशन, अच्छा खाते हैं इसलिए अटेंशन अच्छी होती है, ग्रास्पिंग अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है और कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो जो भी हम फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं वो फिजिकल प्रैक्टिस के साथ अच्छा खाना, वो अगर होगा तो
कंसंट्रेशन में बहुत अच्छी बढ़त होगी। बिल्कुल सही कहा ताई आपने कि अच्छा कंसंट्रेशन होने के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। अभी कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए ये सब योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये हमारे जो भारतीय व्यायाम प्रकार है वो कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तो वो करते ही हैं, और इसीलिए शायद हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। अभी जो जैसे शरीर में डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं कि किसी का नॉक नहीं है, बौ नहीं है, तो वैसे ही किसी किसी को मानसिक समस्या भी हो सकती है। वो अगर छोटी मोटी हो तो उसको करेक्ट करने के लिए ऐसे कोई एक्सरसाइज होते हैं, या फिर ऐसी कोई बेसिक जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ये प्रश्न मेरे लिए है, ऐसे मैं सोच के मैं इसका उत्तर देती हूँ। देखिए, जैसे अगर मुझे मेरी शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करना शुरू करती हूँ। एक दिन से एक्सरसाइज करके मेरी शोल्डर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, तो मुझे एक रेगुलर उसका सराव करना जरूरी होता है। जब मैं वो एक्सरसाइजेस करती हूँ तब वो एक्सरसाइजेस में वैरायटी अगर हो तो वो एक्सरसाइज करने में थोड़ा ज्यादा और इंटरेस्ट आ जाता है। मैं जो सब मेंटल टेक्निक्स बताने वाली हूँ, मैं ये पहले कहना चाहूंगी, उसका भी इसी तरह से एक सराव, एक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने समस्याओं के बारे में कहा, मैं समस्या ऐसे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारे खेल के लिए जो कोई भी चीजें मानसिक दृष्टया आवश्यक है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बोलूंगी। एक है ओवर कॉन्फिडेंस। ये सब जो मेंटल इश्यूज होते हैं, कम होने से भी प्रॉब्लम होती है और ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्फिडेंस अगर कम है, अंडर कॉन्फिडेंस है तो भी दिक्कत है, ओवर कॉन्फिडेंस है तो भी दिक्कत है। टेंशन आ जाता है। टेंशन अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर टेंशन नहीं आता है तो करने के लिए उत्साह नहीं आता है। तो थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी होनी ही चाहिए। लेकिन जब एंजाइटी बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एंजाइटी, टेंशन, खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं। मैं एक मिरर के सामने खड़ी होती हूं और मेरे बारे में क्या सोचती हूं? मैं अच्छी दिखती हूं? नहीं, मेरे बाल ना थोड़े ऐसे होते तो ज्यादा अच्छा होता। एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा कर सकती हूं। मेरा सोच कैसी है? तो अगर बहुत निगेटिव सोच है खुद के बारे में तो भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी पॉजिटिव सोच है, नहीं मैं तो क्या, आई एम अ चैंपियन, मैं तो क्या, आई एम ग्रेट। ये जो सारी समस्याएं हैं, वो हर समस्या के लिए अलग अलग तरीके होने चाहिए प्रैक्टिस में। कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम, अपना पॉजिटिव या निगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, ये सारे बहुत ही क्लोजली अपने प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए होते हैं। जितनी प्रैक्टिस रेगुलर है उतना करेक्ट कॉन्फिडेंस अच्छा है। जितनी प्रैक्टिस फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड है, तो एक हमारी ये सब मेंटल इश्यूज के लिए हमारी प्रैक्टिस एक ठीक तरीके से, करेक्ट टेक्निक से होनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस में समस्याएं क्या होती है? डर लगता है। एक तो फॉल का डर लगता है। कंपटीशन में तो यहाँ पे अच्छा करती हूँ, कंपटीशन में अच्छा नहीं होगा, उसका डर लगता है। पेरेंटल प्रेशर का डर लगता है। तो ये सारी चीजों के लिए अपना डर कौन सा है, पहला वो ढूंढना चाहिए। मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जिनको अगर मैंने पूछा कि टेंशन आया है तो वो बोलते हैं नहीं, टेंशन नहीं आया है, मैंने तो प्रैक्टिस अच्छी की है। अरे अगर आपको टेंशन आया है तो बोल दीजिए टेंशन आया है। तो फिर ये टेंशन किस एलिमेंट का है
किसके लिए है ये जान के हम उसके लिए वैसे हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। मैं एक आपको बहुत इजी तरीका का बोलती हूँ। बहुत सारे ना हमारे हम एसोसिएशंस होती है, जैसे अगर मैंने कहा मैं एक शब्द बोलती हूँ, आप जल्दी आंसर दीजिए, तो निडल, तो पट आंसर आ जाता है थ्रेड, ब्लैक व्हाइट, एग्जाम टेंशन, झाप फॉल। तो झाप का एसोसिएशन फॉल से ज्यादा है। और मैंने बहुत सारे कंपटीशन में देखा है, जब बच्चा बच्ची स्पेशली रोप मलखाम के कंपटीशन में झाप करने वाली होती है, तो जो सब उसके साथीदार होता है वो जोर से बोलता है झाप होने के बाद अड़क, अटक जा। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो झाप और अटक, झाप और सक्सेस, यह एसोसिएशन नहीं होता है। तो एसोसिएशन अपना प्रैक्टिस में अगर डर है तो डर के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स, ये अगर हम करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देन इट्स इजी टू डील विद देम। थैंक यू दाई, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया ये इस सवाल का, और पूरे डिटेल में जाके दिया ये, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन था ही, नेक्स्ट क्वेश्चन था ही मेरा ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स में भी हमें दिखाई देता है कि जो चैम्पियन खिलाड़ी होते हैं वो जनरल लाइफ में भी बहुत अग्रेसिव दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई बॉक्सिंग का चैम्पियन है, वो उसका तो बहुत ही फेमस एग्जांपल हम दे सकते हैं कि वो चैम्पियन है, उनके पास अच्छी शरीर यष्टि है, तो उनका एक जनरल लाइफ में भी एक अप्रोच अग्रेसिव हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, ये भी एक मेरा क्वेश्चन था। तो आपने वो ये कर दिया है, आंसर कर दिया है कि पहले तो देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते। तो आपको इसके बारे में और कुछ बोलना है कि जनरल लाइफ में भी इसका अगर अफेक्ट होने लगे, कि अग्रेशन बढ़ने लगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का? आपने सही कहा कि बहुत विजेता प्लेयर्स के बारे में ऐसे होता है कि वो जनरल लाइफ में अपने स्पोर्ट्स फील्ड पे, अपने मैदान पे बहुत अग्रेसिव दिखने लगते हैं। एक बात तो है ही कि अगर वो चैंपियन है और वो चैंपियन फॉर 1 year 2 years 3 years किसी अवार्ड जीतने वाला, तो एक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, वो बढ़ने वाला कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता ही है। तो लेकिन देखो ये ना बहुत व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज अग्रेशन, ये बीच की जो दरी होती है ना, ये बीच की जो डिवाइडिंग लाइन होती है, ये लाइन बहुत फजी होती है। ओके, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा मैं और ज्यादा बोलूं, थोड़े ऊंचे आवाज से बोलूं, तो एग्रेशन में बदल जाता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत जरूरी है कि खिलाड़ी, उसके जो साथीदार है, स्पेशली उसके कोच और पेरेंट्स हैं, उसके पास जमीन पे रहने के लिए उसकी मदद करे, उसको ये बता दे कि ओके, एक चैंपियन की हैसियत तब बढ़ती है जब चैंपियंस के साथ नम्रता आती है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरा दांत दुख रहा है, मेरा दांत बहुत दुख रहा है, डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, मेरे साथी है मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हैं, उससे दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो कम ज्यादा जो दर्द है वो मुझे ही सहना होता है। वो मैं थोड़ा हंस के सह सकती हूँ, वह बहुत रो के सह सकती हूँ और बहुत चिल्ला के सह सकती हूँ। जो करना है वो मुझे करना है, और क्या करना है इसके बारे में मेरे विचार ये बहुत महत्वपूर्ण ठहरते हैं। मेरे विचारों को सहायता करने के लिए मेरे साथ जो लोग हैं, उन लोगों की मदद से। लेकिन एक मैं बता दूंगी कि किसी भी मेंटल बिहेवियर के लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। खुद की सोच है, खुद का प्रयास है और खुद की प्रैक्टिस है, मेंटल प्रैक्टिस है।
जिससे हमें बदलना चाहिए, लोगों की थोड़ा सा सुनना चाहिए, स्पेशली कोच और पेरेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो कोच की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने चैंपियन प्लेयर के बारे में होती है। धन्यवाद ताई, ये आंसर देने के लिए अच्छे से। और अभी हम थोड़ा मलखम्ब की तरफ आते हैं वापस फिर से, क्योंकि ये तो जनरल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात करें। अभी मलखम्ब के बारे में अगर बात करें तो आपने बताया कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते तभी जनरली जाप के साथ फॉल का सोच आती है। तो मैं प्रतीक्षा से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी ऐसा हमेशा महसूस होता है या फिर कभी कभी महसूस होता है कि झाप सुनते ही आपको पहले फॉल ये वर्ड याद आए या फिर दिमाग में आए? अगर अगर ऐसा होता है बहुत बार, तो आप क्या करते हो इसके लिए? प्रतीक्षा। हमें हमें झाप का टेंशन तभी आता है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो हमें प्रैक्टिस ही ऐसी करनी चाहिए कि उस झाप का हमें टेंशन ही नहीं आए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है तो हम अपना परफॉर्मेंस या वो झाप कंपटीशन में अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अप्रोच आपने दिखाया है। सो मुझे लगता है कि ये एक चैंपियन लड़की की सोच है, और इसीलिए आप शायद इतने आगे आए हो। सो मेरे ख्याल से ये अप्रोच बहुत ही ठीक है। चंद्रशेखर से पूछना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि कभी एक एलिमेंट कोई एलिमेंट होता है हमारे सेट में जो जिसके बारे में हमें डर लगता है कि ये झाप में मुझे थोड़ा सा डर है। सो कभी ऐसा लगता है कि वो एलिमेंट सामने आते ही पहले पहले जो भावना हमारे मन में आती है वो डर की होती है। ऐसा कभी हुआ है? और अगर हुआ है आपके साथ तो आप उसके ऊपर क्या करते हो? ऑब्वियसली दादा, ये मतलब मोस्टली मतलब हमेशा ही जब भी हम सेट परफॉर्म करते हैं या नया एलिमेंट बिठाने की कोशिश करते हैं सेट में, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि लाइक हम सेट के स्टार्टिंग से अच्छे रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट जब वो एलिमेंट आता है तो हमें थोड़ा सा एक डर लगता है कि लाइक हो पाएगा या नहीं होगा। तो प्रतीक्षा ने जैसा बोला कि इट इज कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा हमारा, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना अच्छे से हम उस एलिमेंट को भी कर पाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेंशन होना भी चाहिए सेट से पहले या सेट करते टाइम पर भी उस एलिमेंट के लिए। तो उससे क्या होता है कि हम लोग जब सेट करते हैं तो एक थोड़ा सा डर सा रहता है, तो वो एलिमेंट अच्छे से बैठ जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सोचता हूँ कि नहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करूँगा या अच्छे से हो जाएगा, तो समटाइम्स इट गेट मतलब वर्स्ट, मतलब वो फॉल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर उस सेट के लिए या फिर उस पर अप्रोप्रिएट एलिमेंट के लिए होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। बट ज़्यादा डरना भी ज़रूरी नहीं है। मतलब दोनों के बीच के जो वे है उस पर रहना चाहिए मुझे। थैंक यू चंद्रशेखर, आपका व्यू रखने के लिए इस बारे में। मैं एक मेरा खुद का अनुभव बताना चाहता हूँ इस बारे में कि जब मैं अंडर 18 में स्कूल गेम में का सिलेक्शन था, तभी मैंने समर्था मंदिर में कंपटीशन था हमारा, और मेरा बहुत बड़ा फॉल हुआ था वन हैंड चक्रासन झाप में। जो वन हैंड चक्रासन झाप मैं पिछले 7-8 सालों से कर रहा था, उसमें मैं गिर गया। उसके बाद बहुत बड़ा मुझे ये हुआ था। तभी हमारी एक बहुत ही सबकी चहीती एक प्लेयर है राजेश्वरी पिल्लई, उन्होंने मुझे आके बताया था कि कल्पेश, मुझे लगता है कि आपने ये जो एलिमेंट है वो कैजुअली लिया, आपने पूरे फोकस से वो एलिमेंट नहीं किया। ये मुझे लगता है आपको इतने साल में देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो कैजुअली लिया। सो ये एक मेरा अनुभव मुझे याद आ गया। सो ताई, आप थोड़ा सा इसके बारे में बोल सकते हैं? मेरे ख्याल से जो प्रतीक्षा ने आंसर दिया और जो चंद्रशेखर ने आंसर दिया, दोनों उत्तर बहुत सही है।
प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है, और प्रैक्टिस से ही एलिमेंट पक्का आ जाता है। तो प्रैक्टिस के शुरुआत में फॉल और झाप अगर एसोसिएशन है तो प्रैक्टिस के बाद झाप करेक्ट, ये एसोसिएशन हो जाना चाहिए। जिनका होता है वो कंपटीशन में भी एलिमेंट अच्छा कर सकते हैं। चंद्रशेखर जी ने भी राइट बताया कि थोड़ा टेंशन होना चाहिए। मैं ये टेंशन के बारे में बोलूंगी कि फोकस्ड टेंशन से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था अगर टेंशन बहुत कम है तो ये ना करने के लिए एनर्जी ही नहीं आती है, उत्तेजना नहीं आती है। टेंशन बहुत ज्यादा है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए टेंशन होना चाहिए जो टेंशन हमें फोकस रखने में मदद करे। अगर वो टेंशन है तो हम एलिमेंट अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू कल्पेश, आपने ये बहुत करेक्ट बताया कि ये तो मैं 7-8 साल से एलिमेंट करता हूं तो क्या अब मैं कर ही सकूंगा। जब अप्रोच कैजुअल हो जाता है तो अपने बॉडी मसल्स टर्न ट्विस्ट कैच नहीं करते हैं, बॉडी मसल्स अपनी सोच के ऊपर चलते हैं। तो जब कॉन्फिडेंस है परफेक्शन है, जब थोड़ा टेंशन है तो परफेक्शन है, और इसी से कंपटीशन में या प्रैक्टिस में एलिमेंट्स अच्छे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू ताई, बहुत ही अच्छा लगा ये अप्रोच भी सुन के। और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में कभी 2 कोच होते, कभी 3 कोच होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा भी कोच होते हैं कई कई इंस्टीट्यूशन में। सो खिलाड़ियों की कभी कभी दिक्कत हो सकती है कि हम किसका सुने, जब और स्पेशली जब भी दो कोच की 2 अलग अलग टेक्निक हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे मेरे साथ हुआ था। और तभी वो कोच की टेक्निक अलग है, मुझे जो सिखाई गई है वो टेक्निक अलग है। सो ऐसे समय जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही अलग अलग किस्म की होती है, तभी समझ भी नहीं आता कि हम लोग क्या करें। और ऐसी समय में अगर मैं कोई बड़ा एलिमेंट ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए प्लेयर्स को, या फिर कोचेस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका, अगर आप कुछ सॉल्यूशन बता सके, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे सारे इंस्टीट्यूशन में 1 से ज़्यादा कोच ही होते हैं। थैंक यू। कल्पेश, आपने ये बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। खिलाड़ी क्या कर सकता है, खिलाड़ी के हाथ में कुछ है क्या? से हम साइकोलॉजी में एक बात हमेशा बोलते हैं कि एक घटना ऐसी है, इस घटना में मेरे हाथ में कितना कंट्रोल है, मैं क्या और कितना कर सकता या सकती हूं, कौन सी चीजें मेरे हाथ के कंट्रोल की नहीं है। ओके, हाँ, मलखांब खेल में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स और कोचेस होते हैं। मेरे ख्याल से खिलाड़ी को एक डिसाइड करना चाहिए। दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। मेरा कौन सा कोच है, ऐसे अगर खिलाड़ी तय करने के लिए जाएगा तो खिलाड़ी दिक्कत में आ सकता है। इसलिए इंस्टीट्यूशन में जो सीनियर मोस्ट प्लेयर है, ये मेरी बात खिलाड़ी से ज्यादा कोचेस के लिए है। कोचेस ने एक साथ आना चाहिए। कोचेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मैं बेसिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव सेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। कोचेस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स कोचेस ने अपने आप में सॉल्व करनी चाहिए। कोचेस ने बच्चा उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बात हो सकती है कि एक कोच बच्चे को यहां से थप्पड़ दे रहा है और दूसरा कोच बच्चे को वहां से थप्पड़ दे रहा है, जिसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बहुत समय में सिर्फ बच्चों की, खिलाड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं कि पेरेंट इट्स लाइक वो सर भी अच्छे हैं, ये सर भी अच्छे हैं,
हमें तो किसी से पंगा नहीं लेना है, हमें तो किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो ये कोचेस, बिकॉज दे आर कोचेस, एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत बार थोड़ा सीनियर खिलाड़ी ही कोचिंग करने लगता है, तो उसके और बच्चों में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कोचेस में ये मैच्योरिटी जरूर होनी चाहिए। नहीं तो ये ना माँ बाप के झगड़े जैसे हो जाता है, माँ बाप दोनों झगड़ते हैं, बच्चे को एक अपने यहाँ खींचता है, दूसरा अपने यहाँ खींचता है। बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो इसका सॉल्यूशन मैं बच्चों को नहीं दूंगी। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बच्चे ने ये तय करना चाहिए कि ये मेरा कोच है, मैं इसकी ही सुनूंगा। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब सीनियर लोग हैं, सब परफॉर्मेंस के बारे में कंसर्न है। तो एटमोस बच्चा ये बोल सकता है कि सर आप प्लीज डिसाइड कीजिए कि ये एलिमेंट कौन से टेक्निक से करना है, मैं किसकी सुनूं। अगर दोनों कोच के झगड़े में होता है ना ऐसे इंस्टीट्यूशन में, देयर इज अनदर सीनियर पर्सन जिसके पास जाके बच्चा अपना मन खोल सकता है, दिल खोल सकता है, रादर देन ये एक्स कोच है तो मैं ये तरीके से करूंगा, वाई कोच है तो मैं वो टेक्निक से करूंगा। ऐसी बात तो नहीं हो सकती। हाँ, कल्पेश ने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब मैं मेरे इंस्टीट्यूशन के बाहर जाता हूँ, जनरली एक सोच ये भी होनी चाहिए कि जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर जाके किसी दूसरे कोच से हम सीखना चाहते हैं, तो बहुत डिस्कशन की जरूरत होती है। अपने जो कोच होते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन के जो कोच होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है तो खिलाड़ी थोड़ा इजी माइंड से ज्यादा सीख सकता है। और अगर वो नहीं है तो ये खिलाड़ी को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या टेक्निक है, ये ऐसा टेक्निक क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये खुद का जो अभ्यास है, ये खुद का जो परिश्रम है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो खिलाड़ियों को ये भी बताऊंगी, थोड़ा सा मेरा ये आंसर एक्सटेंड करके, कि आपको एक्सरसाइज दिए जाते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज मत करिए, सोचिए, पूछिए ऐसा ही एक्सरसाइज क्यों, या अगर एक्सरसाइज इस तरीके से किया तो क्या होगा। अपना नॉलेज बढ़ाइए, कोच को नॉलेज उसका बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। आज तो ये मोबाइल है, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सरसाइज है, कुछ बहुत अच्छी साइट्स है। तो खिलाड़ी इज समवन हु प्रैक्टिसेस ऑन द ग्राउंड, लेकिन मैं खास यहाँ पे एक डायरी और पेन लेके आई हूँ। खिलाड़ी और कोच दोनों को ये एक डायरी और पेन अपने साथ रखना ही चाहिए, क्वेश्चंस पूछना चाहिए, नोटेशंस करनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़े डिफरेंट करके देखना चाहिए क्या इफेक्ट होता है, और बहुत सारा कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखने चाहिए। थैंक यू ताई, मुझे ये सारी चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत सालों से ये क्वेश्चन था, तो और मैंने किसी से पूछा नहीं था आज तक, तो आपने मुझे सही से आंसर किया और उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि क्वेश्चन पूछनी चाहिए। सो क्वेश्चन पूछने में ही हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हिचकिचाते हैं बहुत बार। सो इसके बारे में और एक इसका पहलू एक और भी है कि हमारे, मैंने तो ऐसे कोचेस भी देखे जो सिर्फ डांट के सिखाते, मतलब उनका एक स्टाइल होता है कि डांटो और फिर या फिर क्या बोलते हैं उसे, डराओ बच्चों को, तो वो डर के मारे कर सकते हैं, या फिर डांटने से उनको जोश आएगा और फिर वो करेंगे, ऐसे ऐसे सोच वाले भी कोच होते हैं। सो मैं ये चंद्रशेखर और प्रतीक्षा से पूछना चाहूँगा कि ये जो मार पीट की बात है, मतलब मार पीट नहीं बोल सकते, लेकिन जो कोचेस हमें कभी कभार मारते हैं, कभी कभार प्यार करते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, और कभी आपने मार खाई है, क्यों खाई है, कितनी खाई है, ये थोड़ा शेयर करेंगे। और मार खाने के बाद आपका रिएक्शन क्या था फिर, और उसका इफेक्ट क्या हुआ था मार का, वो सब वो थोड़ा बताइए हमें। चंद्रशेखर बताएंगे। हाँ दादा, मतलब प्रैक्टिस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता था स्टार्टिंग में कि सर डांट रहे हैं थोड़ा सा, बट आई थिंक कि कोच का एक जो डर होता है, या उसकी जो एक मतलब उनका जो डर होना चाहिए प्रैक्टिस में, वो जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा कि आप सबसे पहले तो सेंटर पे डिसिप्लिन में रहे,
और आप जो करने आए हैं वही चीज करें। तो आई थिंक ये जरूरी है कि कोच का डर होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि उसका इतना डर होना चाहिए कि वो मतलब बच्चा कुछ कर ही ना पाए उसके सामने या फिर कुछ बोल ना पाए। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि जैसे बच्चे को ज्यादा डांट दिया या ज्यादा हमने बोल दिया और उसे लग भी गया है कभी, तो वो बोलता नहीं है डर के मारे कि यार मैं सर को बताऊं या नहीं बताऊं, अगर मैं नहीं करूंगा तो सर वो डांट देंगे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि मैं स्टार्टिंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब कोच को ऐसा बोल सके कि सर ऐसा ऐसा है, बट धीरे धीरे जितना कम्युनिकेशन अच्छा होता गया तो वो चीजें धीरे धीरे खुलती गई। तो आई थिंक डर होना चाहिए कोच का, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब ज्यादा हम शेयर ही ना कर पाए चीजें अपने कोच के साथ। बहुत अच्छा आंसर दिया चंद्रशेखर। और प्रतीक्षा जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ दादा, मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ तब मेरी कोच मतलब माया ताई मेरी प्रैक्टिस लेती है। हमारे व्यायामशाला में ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक लड़की को वही ताई सिखाती है। तो मुझे अलग अलग कोच ने सिखाया है। तो मुझे लगता है कि हमें कोच से सब बातें शेयर करनी चाहिए। मतलब हमें किस बात का डर रहता है या फिर कोई चीज आती ही नहीं, तो हमें उनसे बात करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब मेरे कोच से बात करती हूँ तब मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं उनको कहती हूँ, तो उससे मुझे सोल्यूशन मिल जाता है कि मुझे करना क्या है। तो किसी भी प्लेयर ने खुद का कॉन्फिडेंस अपने कोच के सामने दिखाना चाहिए कि कोच को भी पता चले कि म्हणजे क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या बताएं या पॉजिटिव थिंग को हमें बता सकते हैं। इसलिए हमें अपने कोच से जो चीजें म्हणजे जिस चीज की हमें पूछताछ करनी है वो करे। ताई, इन दोनों की बातें सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बच्चे हैं और होने ही चाहिए, मलखम करते हैं तो। मुझे बहुत खुशी हो रही है इन दोनों की बातें सुन के। सो आपका इन दोनों के लिए कुछ कमेंट प्लीज। हाँ, स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत सालों से मैं हूँ, इसलिए बहुत सारे कोचेस को देखा है। और जनरली हमारे यहाँ कोचेस की टेक्निक या सोच ऐसे बहुत होती है कि हम डांटेंगे, हम पनिश करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छा सीखेंगे। द कोच हैज टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन कोच राइजिंग नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे कोचेस को देखा है कि ग्राउंड पे खड़े रहते वक्त काठी लेके खड़े हैं या बहुत चोर चिल्लम शाउटिंग पनिशिंग हो रहा है। इससे क्या होता है कि जैसा आपने कहा, स्ट्रांग बच्चे हैं जो बहुत मोटिवेटेड बच्चे, वो थोड़ा ये कोच का सब एग्रेशन थोड़ा इग्नोर करते हैं और स्पोर्ट्स में रहते हैं। बट इससे बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ कोच बहुत एग्रेसिव है इसलिए खेल छोड़ जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। अगर मैं साइकोलॉजी की बात कहूं तो हमारी जो ब्रेन है, हमारी ब्रेन डिजाइन हुई है वो पॉजिटिव सोच लेने के लिए ज्यादा अच्छी डिजाइन हुई है। तो अगर एक पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा मिला, एक समझने वाला समझाने वाला कोच ज्यादा मिला, तो मेरे ख्याल से बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा जल्दी देता है। मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, जैसे ना खाने की बात है, मैं वेफर्स खाऊं तो भी मेरी भूख बन जाती है, मैं अगर चपाती सब्जी खाऊं तो भी मेरी भूख बन जाती है, मैं अगर कोल्ड ड्रिंक पीऊं तो भी माय हंगर इज सेटिस्फाइड। लेकिन चपाती सब्जी न्यूट्रिशियस फूड खाना ज्यादा अच्छा है। तो आप अगर बच्चों को डांटोगे, आप बच्चों को मारोगे तो भी बच्चे सीख जाएंगे ही। लेकिन
दैट्स नॉट अ गुड मेथड, वो अच्छी मेथड नहीं है। कोच ने रिवॉर्ड, पनिशमेंट, अच्छी बातें, थोड़ा सा मारना, ये सब का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन का 80% जो पार्ट है वो इट्स विथ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। उसे सिर्फ बच्चे खेलने आते हैं, मैं सिखाने आती हूँ, दोनों ने एंजॉय करना चाहिए ये पूरा सीखना सिखाने का प्रोसेस। मैं बहुत डर गया, मैं कोच से बहुत डरता हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ क्यों। मेरे कोच मेरे ग्राउंड में बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी प्रैक्टिस के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस के बाहर आ जाता हूँ। माई कोच इज लाइक माई गाइड, माई कोच इज लाइक माई मेंटर, माई कोच इज लाइक माई फ्रेंड। कोच ये दोनों रोल्स अगर अच्छी तरह कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे खेल में रहेंगे, खेल में बढ़ेंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और जो अगर खेल छोड़ने के बाद बच्चों के पास मेमोरीज होंगी, वो मेमोरीज बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी होगी। थैंक यू ताई, हम ये आपकी बातें हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हम तीनों ही जब भी कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि आपको पनिश करना है, लेकिन बहुत ही कम पनिश करना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं मतलब समझाना और प्रोत्साहित करना वो ज़्यादा करना है। सो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि कितना समझाना चाहिए, कितना डांटना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में साम दाम दंड भेद जो मान्यता है जिसकी, कि समझाना, फिर कुछ चॉकलेट देना, कुछ अच्छा किया तो चॉकलेट दिया मतलब वो हो गया दाम हो गया, फिर दंड और फिर बाद में भेद। लेकिन समझाना और ये जो देने की जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कोचेस के लिए। सो हम सभी ये आपकी बात याद रखेंगे कोचिंग करते समय। थैंक यू ताई। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि कुछ बच्चे होते हैं, आपने सिर्फ आंखें बड़ी की तो बच्चे समझ जाते हैं। कुछ बच्चों को कान पकड़ के 10 सिटअप्स करो ऐसे बोलना पड़ता है, और कुछ बच्चों को चलो जैसे हम व्यायामशाला में चल शिवाजी पार्क को एक राउंड लगा के आ एज अ पनिशमेंट। तो कोच को यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन से बच्चे को कौन सी पनिशमेंट से क्या फायदा होने वाला है। देन दैट इज एन इंटेलिजेंट कोच। तो सब बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को टेरराइज करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। थैंक यू ताई। अभी मैं थोड़ा मेरा क्वेश्चनिंग कम करता हूँ, और चंद्रशेखर या फिर प्रतीक्षा के पास कोई क्वेश्चन है तो वो ताई को पूछे। प्रतीक्षा पूछोगे पहले, कोई सवाल है तो? हाँ दादा। ताई, मल्लखम्ब ऐसा खेल है जिसमें बहुत ऐसे प्रकार है, वो बहुत ऐसे प्रकार है, वो करते वक्त अपने जान का भी डर लगता है कि वो गिर सकता है, उसको इंजरी भी हो सकती है, और उसका बहुत बड़ा परिणाम उसके संज पर होता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए जिसे डर कम हो? हाँ, मलखाम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम जमीन से ऊपर जाके करते हैं। इनफैक्ट एंटी ग्रेविटी परफॉर्मेंस ये मलखाम की स्पेशलिटी है, और इसलिए डर ये मलखाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ही। लेकिन मलखाम हमें करना चाहिए इन द फेस ऑफ फियर। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं जब मेरा डर निकल जाएगा तो मैं मलखाम करूंगी या मलखाम करूंगा, तो ऐसे होगा ही नहीं। आपने ही बताया था कि जितनी हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही डर कम हो जाता है। तो यस, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, लेकिन उसके साथ ये कम करने के लिए थोड़े से मेंटल टेक्निक्स है। उसमें से एक टेक्निक है जिसे इंग्लिश में विजुअलाइजेशन बोला जाता है, या मानसिक दर्शन ऐसा हिंदी वर्ड है। ये मेंटल प्रैक्टिस भी बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था कि जैसे हमारी सोच है वैसे हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। तो हम
सेट कर तो नहीं रहे हैं लेकिन अपने सेट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो मैं आंखें बंद करके एक जगह पे, जहाँ पे शांत जगह है, वहां पे बैठ के, वहां पे मैं मेरे पूरा सेट एक स्लो मोशन से, करेक्ट टेक्निक से रिपीटेडली प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं ये प्रैक्टिस करते समय मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, मेरा टेंशन बढ़ गया, स्ट्रेस आ गया एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो हाँ, तो मैं ये प्रैक्टिस करेक्ट तरीके से कर रही हूँ। और इसकी जब हम रिपीटेशंस करते जाएंगे तो हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को भी ये पता चलता है कि हाँ, ये एलिमेंट ऐसे करना है, ये एलिमेंट ऐसा किया, इससे डर कम हो जाता है। तो मेंटल प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी कोई रिस्की स्पोर्ट्स है, मैं मलखम्ब को रिस्की स्पोर्ट में नहीं लाऊंगी क्योंकि मलखम्ब के ये अभी जो थोड़ा ज्यादा उसमें जिम्नास्टिक्स के एलिमेंट्स आने लगे हैं, उससे ये रिस्क भाग थोड़ा आने लगा है। अगर मलखम्ब में हम हमारे पूरे सेट में सब एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन लाएंगे तो एक या दो एलिमेंट ही ऐसे होंगे कि जहां पे थोड़ी ज्यादा रिस्क है। तो वो ज्यादा रिस्क के लिए एक तो अपनी फिजिकल तैयारी, दूसरी अपनी मेंटल प्रैक्टिस, तीसरा एलिमेंट के समय अच्छी तरह फोकस और कोऑर्डिनेशन, ट्यूनिंग, ये बहुत जरूरी है। मैं बाम सर जो इंडियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने जो कहा मैं वो आपको बताऊंगी। वो कहते थे कि एक खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी जब कंपटीशन दूसरों की देखता है तो वो एक प्रेक्षक होना चाहिए। ही शुड बी एन ऑडियंस। और ऑडियंस का काम क्या है? अगर किसी ने अच्छा किया तो तालियां बजानी चाहिए, किसी ने अच्छा किया तो कहना चाहिए वाव, वेरी नाइस। एक खिलाड़ी की भी ऐसी हैसियत होनी चाहिए कि वो जब कंपटीशन देखता है तो वो सिर्फ ऑडियंस का रोल, ये इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। क्योंकि मैं मेरे जब ओपोनेंट को देखती हूँ, जो टफ टीम को देखती हूँ, अरे ये अगर अच्छा किया तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा कठिन है, देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो गिर जाए तो अच्छा हो जाए। ओके, मैंने ऐसे बहुत देखे भी है प्लेयर्स, वो कर रही है गिर जाने दो, गिर जाने दो, गिर जाने दो कहने वाली। तो वी शुड बी ऑडियंस। जब मैं परफॉर्मेंस करती हूं तो मैं एक खिलाड़ी हूं और पूरा न्याय देना चाहिए मेरे प्रैक्टिस का, मेरे कोच के एफर्ट्स का, मेरे पेरेंट्स का एफर्ट्स का फोकस रख के। इससे डर की भावना कम हो जाती है। देखो, हमें डर लगता है, हमारे मस्तिष्क में एक बहुत छोटा पार्ट है जिसे डर लगता है, और हमारा ये जो पूरा ब्रेन को कवर करने वाला जो कॉर्टेक्स है वो थिंकिंग ब्रेन है। तो हमें थिंकिंग ब्रेन की ज्यादा यूज करके अपना डर हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। होपफुली प्रतीक्षा, विजुअलाइजेशन टेक्निक इज वेरी यूजफुल। धन्यवाद ताई। चंद्रशेखर को कोई सवाल हो ताई से? हाँ, डेफिनेटली। ताई, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम प्रैक्टिस में तो ऐसा होता है कि हम कोचिंग करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं प्रैक्टिस के अंदर, या फिर अपने एरिया जो उनका एटमॉस्फेयर उनको सुटेबल रहता है उसके अंदर तो वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बट जैसे कहीं बाहर कॉम्पिटिशन हुआ या फिर कहीं दूसरा कंपटीशन वेदर मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, तो वो वहां पर इतना अच्छा मतलब अपना 100% नहीं दे पाते। जैसे होता है कि कभी कभी दूसरे प्लेयर्स को देखकर या मतलब महाराष्ट्र की टीम को देख करके ऐसा मतलब एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहते हैं प्रैक्टिस में बट बाहर इतना कॉन्फिडेंस से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पढ़ाई में भी हमें बहुत समय ये दिखाई देता है कि घर में बैठ के पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एग्जाम में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। देखो, प्रैक्टिस की जो हमारा वातावरण होता है ना, वो हमारे पहचान वाला वातावरण होता है। कोच हमारा प्रैक्टिस लेता है, एक ही कोच हमें थोड़ा सा इवैल्यूएट करता है।
कंपटीशन की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग होती है। वहां पे बहुत सारी आंखें हम क्या करती है वो देखती है। वहां पे वो 4 जजेस होते हैं जो हमारा पूरा सेट इवैल्यूएट करते हैं। कभी भी देखिए इवैल्यूएशन का डर हमें होता ही है। मैं बहुत बातें करने वाली हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ तो मैं इतना चटर 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 पटर करती हूँ, लेकिन मेरे चटर पटर करने वाली को मैं अगर क्लास के सामने खड़ी करूं और बोलूं कि चलो बोलना है आपको, डर लगता है। क्यों? सबकी आंखें मेरी पास होती है। एक उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि जो कंपटीशन का वातावरण है वो प्रैक्टिस के समय भी लाने की कोशिश करना है। ओके, वो कैसे कर सकते हैं? हम हमारे इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन छोटा अपना अपना वाला कंपटीशन अरेंज कर सकते हैं, जहां पे सब सीनियर कोचेस, सी द प्लेयर हैज टू बी इन प्रॉपर ड्रेस, कंपटीशन के ड्रेस में प्लेयर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सीनियर कोचेस हैं उनको जजिंग के लिए बिठाना चाहिए। जैसे कंपटीशन में होता है कि प्लेयर का नाम लिया जाता है, चिट्स डाले जाते हैं, हमारे समर्था मैम मंदिर में हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स है जो अब जॉब करने लगे हैं, जो आ नहीं सकते हैं, उनकी हम कन्वीनियंट डे देख के उनको बुलाते हैं कि आप आज जजिंग करने के लिए आ जाओ। बच्चों को तो वो प्लेयर्स बहुत मालूम नहीं होते हैं, सीनियर कोई है इतना मालूम होता है, तो ये कंपटीशन जैसा वातावरण तैयार होता है। देखो, एक हमें पक्का समझना चाहिए कि प्रैक्टिस में जो हम करते हैं वो ट्रांसफर होना चाहिए कंपटीशन के एरिना में। ये ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है और ये ट्रांसफर प्रोसेस बहुत मेंटल प्रोसेस होता है, और ये मेंटल प्रोसेस कंपटीशन के वातावरण का अनुभव हमारे यहाँ लाना, ये एक उपाय है। दूसरा, मैंने जो पहले कहा था कि कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर की बातें हो, तो ये मलखांब है ये, लेकिन ये मलखांब थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए मुझे अब डर लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हिल रहा है, ये सब कॉम्पिटिटर्स के लिए हिल रहा है। ले आज हमारी कॉम्पिटिशन को रात ज्यादा देरी से चल रही है। ये जो सिचुएशन है ये मेरे कंट्रोल की सिचुएशन नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में मेरी भावना, माय इमोशंस, मेरे विचार, माय थॉट्स, और मेरी कृति, मेरी एक्शन। एक हमें पक्का याद रखना चाहिए कि भावना है ना, हमारे इमोशंस, डर, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, फोकस के हो सकते हैं, वो मेरे हाथ में है। तो कंपटीशन का मलखाम कैसे भी हो, कंपटीशन का नॉइस कैसे भी हो, मेरा कंसंट्रेशन मेरे हाथ में है। ये बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। ओके। दूसरा, मेरे थॉट्स, अब मेरा क्या होगा? वो बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो तेरे परफॉर्मेंस से क्या मतलब है? उसका परफॉर्मेंस या बुरा हो, तेरा परफॉर्मेंस तेरे हाथ में है। ये प्रैक्टिस के समय ही बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने भावना, अपने विचार, अपने एक्शन पे इफेक्ट करती है, परिणाम करती है। तो मेरी भावना, अगर कितना डिस्कशन चल रहा है, मेरा वार्म अप कम हो रहा है, मैं डर गई हूं, परफॉर्मेंस खराब हो गया, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, अब मैं अगर गिर गई तो ओके। तो ये विचार कंट्रोल करने के लिए कोच ने मेहनत लेनी चाहिए। तो मेरे कंट्रोल में मेरे विचार है, मेरे कंट्रोल में मेरे इमोशंस है, मेरे कंट्रोल में मेरा परफॉर्मेंस है। मैं कल्पेश, अगर आप परमिशन दे तो मैं एक बहुत छोटी घटना आपको बताती हूँ। एक शूटर थी, इंटरनेशनल लेवल पे गई थी, ऐसे अपकमिंग शूटर थी। एक इंटरनेशनल, उसकी पहली या दूसरी ही कंपटीशन थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और फाइनल में पहुंच गई। अब इंटरनेशनल कंपटीशन का आपने कभी माहौल देखा होगा, तो माहौल ऐसा होता है कि सपोज 6 प्लेयर्स है, तो वो 6 प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है, उनका अचीवमेंट्स बताया जाता है, और फिर कंपटीशन शुरू होती है। तो हुआ ऐसे कि वो शूटर अपने लेन में खड़ी थी, तो लेन नंबर 1 में है रशिया की प्लेयर जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेन नंबर 2 में है जर्मनी की प्लेयर, शी इज द करंट ओलंपिक चैंपियन। लेन नंबर 3 में है जर्मनी की और एक प्लेयर हु इज द वर्ल्ड चैंपियन। लेन नंबर 4 में है इंडिया की प्लेयर, उसके बारे में तो बताने में कुछ नहीं था।
अभी इसे कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेन नंबर 5 और 6 में और 2 वर्ल्ड चैंपियंस थे। ये सब अनाउंसमेंट हो रही थी तो ये बच्ची सोच कर रही थी, ओ माय गॉड, मेरे राइट साइड में ओलंपिक चैंपियन है, मेरे लेफ्ट साइड में वर्ल्ड चैंपियन है, अब मैं क्या करूं? अरे तेरे बाजू में अगर 2 नए शूटर्स भी है तेरे, लेकिन अपना परफॉर्मेंस क्या है? तू आपकी गोली वो शूटिंग के वो होल में लगनी चाहिए। सो मेरे राइट और लेफ्ट में कौन है इसका मुझे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं हुआ। ये बच्ची बहुत टेंशन में आ गई। कंपटीशन में जो फर्स्ट आ सकती थी वो 6th प्लेस पे आ गई। अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए हियर एंड नाउ, ऐसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहां पे और अब। ये इस वक्त क्या हो रहा है इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दो। उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, फॉरगेट इट। मैं अभी हूं, मैं अभी ये परफॉर्मेंस। बहुत बार ऐसे होता है ना, मैंने कुछ अच्छे खिलाड़ियों को देखा है, शुरू करते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन पूरा उनका अगला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। जब मैं इन खिलाड़ियों के साथ बात करती हूँ तो खिलाड़ी बोलते हैं ओके मैं फॉल हो गया, वो गया, दैट्स पास्ट। प्रेजेंट में क्या है, मुझे ये एलिमेंट अच्छा करना है। लेकिन ये स्किल हमें प्रैक्टिस से ही बढ़ाना चाहिए। बहुत खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, शुरुआती में फॉल हो गया, शुरू में फॉल हो गया, पूरा सेट खराब हो जाता है। सो इट्स अगेन ट्रेनिंग, सेल्फ टॉक वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स। आप ये सब यूज करके देखिए चंद्रशेखर जी, आपको तो आप खिलाड़ी थे, वो भी एक्सपीरियंस है, और कोच की हैसियत से दीज मेथड्स ऑलवेज वर्क। मेरे कंट्रोल में क्या है, बस मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में, दुनिया मेरी मुट्ठी में नहीं है, मलखा मेरी मुट्ठी में नहीं है, कंपटीशन का एनवायरनमेंट मेरी मुट्ठी में नहीं है। मेरी मुट्ठी में मेरा परफॉर्मेंस है, और कुछ भी कंडीशंस हो मैं अच्छा करूंगा। ये हिम्मत हमें एज अ कोच अपने स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। ओके, थैंक यू दाई, थैंक यू सो मच। थोड़ा लॉन्ग आंसर था, सॉरी। नहीं, बट इट इज वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू चंद्रशेखर ऐसा सवाल ताई को पूछने के लिए। और मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन एज अ कोच पूछ रहे हो, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस रह चुका है कि 3 बार नेशनल चैंपियन, जबकि महाराष्ट्र डोमिनेट कर रहा था, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कभी टेंशन आया होगा महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को देख के। अगर आया भी है तो उसको आपने पॉजिटिव वे में बदल दिया और आप नेशनल चैंपियन बने। तो बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि आप मे भी प्रोसेस में हो कोच बनने की, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी था। तो ताई ने आपको अच्छे से समझा दिया है, और हम सब इसका ये इन बातों का यूज़ कर सकते हैं। ताई धन्यवाद। ताई आपने विजुअलाइजेशन का बात किया, तो मुझे ये पूछना था, एक छोटा सवाल है कि हमारे पास अंडर 12 से बच्चे आते हैं, कोई 7 साल 8 साल में आते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग कभी से बच्चों को दे सकते हैं? कितने साल के बाद हम लोग उनको कह सकते हैं कि आप विजुअलाइज करो तो वो इफेक्टिव होगा? थैंक यू। देखो विजुअलाइजेशन तो ना हमारे साथ बहुत बचपन से होता है। जब एक 3 साल का बच्चा सोचता है मैं पायलट बन गया हूँ, विजुअलाइजेशन आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, न्यू कमर्स के लिए भी और अच्छे ट्रेंड चैंपियन प्लेयर्स के लिए भी। एज या परफॉर्मेंस लेवल कौन से भी हो सकती है। बात इतनी है कि आप एज अ कोच विजुअलाइजेशन यानी एग्जैक्टली क्या है ये जानना चाहिए। बहुत समय कोच को ऐसे लगता है कि बच्चों को आंखें बंद करके उसका सेट आपके आंखों के सामने लाना इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज अ प्रॉपर टेक्निक जो सिर्फ आंख बंद करके याद करने से बहुत अलग है। तो कोच ने ये सीखना चाहिए कि विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। आप आपके 7 साल से या 8 साल के बच्चों को भी यूज कर सकते हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन कम होता है, तो विजुअलाइजेशन की प्रोसेस थोड़े कम समय के लिए लेनी चाहिए। बच्चे जब बड़े होते हैं तो फोकस ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं,
विजुअलाइजेशन का टाइमिंग बढ़ा दिया जा सकता है? मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो प्लेयर को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जजिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपटीशन का शेड्यूलिंग हो गया, कंपटीशन का कभी कभी शेड्यूलिंग ऐसा होता है कि रात भर कंपटीशन चलते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया फॉर एग्जांपल, हमारे फ्रेंड सर्कल भी कभी कभी इफ़ेक्ट हो सकता है फ्रेंड सर्कल की वजह से। सो ये सब चीज़ों को टैकल कैसे करें, या फिर ऐसा कोई एक उपाय है क्या जिससे ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो जिसको हम लोग टैकल कर सके और अच्छा परफॉर्मेंस दे सके? उसका अगर एक ही सॉल्यूशन आप पूछ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन है खिलाड़ी के मन में बहुत सारा पैशन एंड मोटिवेशन। ओके, लेकिन मैं आपके प्रश्न के दो भाग करूंगी। एक, कंपटीशन शेड्यूलिंग, कंपटीशन के समय में जजिंग, और दूसरा फ्रेंड सर्कल या फैमिली प्रोग्राम्स, उनके इन्फ्लुएंसेस। देखिए, जब हम खिलाड़ी होते हैं और कॉम्पिटिटर होते हैं ना, तो हमें पता ही होता है, या कोच को ये बच्चों को पता करवाना ही है कि आपका शेड्यूल ये बहुत वियर्ड हो सकता है। आपकी कंपटीशन कभी जब खाने का टाइम होता है तब हो सकती है, या आपकी कंपटीशन कभी रात को हो सकती है। कोच के साथ जो मैनेजर होते हैं और बच्चों के ट्रेनिंग में जो बच्चे होते हैं, उनकी ऐसे शेड्यूल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे मलखंब में तो हमें पता है कि मेरी टीम, तो ये 3 टीम्स होने में आधा घंटा जाएगा या 40 मिनट्स जाएंगे, तो मैं कब और क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ कोच ने सिखाना नहीं चाहिए एलिमेंट्स। कोच की ये भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि डिसिप्लिन की बातें, कंपटीशन बिहेवियर, ये सब बातों की जानकारी देना। नहीं तो कंपटीशन मैंने कभी देखा है ना, हमारे समर्थक के ग्राउंड पे हुआ है, दूसरे ग्राउंड पे हुआ है कि मेरी बच्चियों की कंपटीशन रात 2 बजे हो गई। अब बच्चियों ने खाना 9 बजे खाया था। ना, बच्चियों को परफॉर्मेंस करना है, बच्चियों को पता होना चाहिए कि कंपटीशन मेरी रात अगर 2 बजे हो गई तो 9 से 10, 10 से 11 मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। ये उन्हें कोच ने बताना चाहिए, ये उनके मैनेजर ने बताना चाहिए। 11 बजे, 11:30 बजे मुझे ये थोड़ा खाना है। What is a light food? What is the energy food? So this is a training which कॉम्पिटिटिव अगर स्पोर्ट में आप है तो आपको लेना ही है। आप प्लेयर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके हाथ में आपका परफॉर्मेंस है। बच्चों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि जजिंग के लिए कौन बैठा है, अच्छा ये जज बैठा है क्या, तो अब तो ये पार्शियलिटी करने वाला है। मैं अब पूछूंगी, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप कंपटीशन खेलने आए हो, अब कंपटीशन खेलो। जज को कम मार्क्स देना है, जज को ज्यादा मार्क्स देना है, ये जज का प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। और आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो जज आपको बहुत बुरे मार्क्स नहीं दे सकता। और अगर जज ने बुरे मार्क्स दिए भी, बहुत बुरे मार्क्स दिए, तो दुनिया बात करेगी, अरे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मार्क्स नहीं दिए। आपको आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है। खिलाड़ियों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोच ही बोलता है बच्चों के पास आके, अरे देखो कैसे जजिंग पैनल बैठा है, अब तो अपनी गई। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। बहुत बार पेरेंट्स भी, बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो सब लोग अच्छे होते हैं, बच्चों ने परफॉर्मेंस बुरा किया तो जजेस के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। बच्चा सीखता क्या है? मेरी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जजेस इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत भी पार्शियल अगर जज बैठे हैं, ऐसे में यहां अगर कहूं भी, तो भी कोच और बच्चों ने अपने कंपटीशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो, पार्शियलिटी हुई है या नहीं, ये ना बहुत सारी सोच की बात होती है, और इसलिए हमें बच्चों की सोच
तरीके पे ही होने के लिए हेल्प करना चाहिए। सो जो एक्सटर्नल बातें हैं ना, जो मैंने कहा अपने कंट्रोल की बातें नहीं है, उसके बारे में कैसे डील करना है, मेरी परफॉर्मेंस की एक स्क्वायर रख के बच्चों ने उतना ही सोचना चाहिए। रात 2 बजे कंपटीशन है, मैं इतना रेस्ट करूंगा, मैं इतने बजे खाऊंगा, मैं इतने बजे ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा, बस। खिलाड़ियों की बस सोच उतने तक करने के लिए कोच और खिलाड़ियों ने कंपटीशन के पहले बातें करनी चाहिए। थैंक यू ताई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए और मेरे ख्याल से सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम लोग कंपटीशन को जाते हैं तभी एक ये होता है कि शेड्यूल कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मन में आती है जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप हमारा अपना प्रैक्टिस अगर किया है, परफॉर्मेंस देने आए हैं तो परफॉर्मेंस देके बाकी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों के मन में ये सारी चीज़ें आती रहती है कि जजेस क्या है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कभी शेड्यूलिंग है, ये सब। सो बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस पे हमें मार्गदर्शन किया। ऐसा सवाल था मेरा कि मलखम्ब से अलग, मतलब जैसे म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम लोग योगा का फ़ायदा करते हैं, जैसे म्यूज़िक का भी फ़ायदा होता है। ऐसी मेरी सोच है मानसिक संतुलन के लिए या फिर मन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, म्यूज़िक और मानसिक संतुलन के बारे में? देखिए कल्पेश जी, मैं ये बोलूंगी कि जैसे अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के 10 मेथड्स हैं। जैसे ब्रीदिंग, ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की मेथड है। जैसे मेरे हॉबी में पार्टिसिपेट करना, उससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, उससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन के लिए आप कौन से भी एक सकारात्मक पॉजिटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे आपको मदद होगी ही। आप अगर म्यूजिक और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आपके सवाल में आपको ये पूछना था कि हम परफॉर्मेंस के लिए म्यूजिक, या आप ऐसे ही म्यूजिक के बारे में पूछ रहे थे? नहीं, मेरा सवाल जनरल था कि म्यूज़िक का फ़ायदा होता है क्या? जिसको जो पसंद है ना, उसको उसका फायदा होता है। तो म्यूजिक इज रिलैक्सिंग फॉर मी, तो मुझे उसका फायदा होगा। पढ़ाई इज रिलैक्सिंग टू मी, बुक्स पढ़ना, तो मैं म्यूजिक पसंद नहीं करती हूँ, मुझे रिलैक्सेशन के लिए बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो दोनों पॉजिटिव मेथड्स हैं, तो कौन से भी मेथड यूज कर सकते हैं। थैंक यू ताई। शायद मुझे म्यूज़िक पसंद है, इसके लिए मेरे मन में ये सवाल आया। मेरा अगला सवाल है कि जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ करते रहते हैं सालों से, तभी हमारे मन में क्या उसको वर्ड नहीं आ रहे मुझे याद, कि हम लोग बोर हो जाते हैं वो चीज़ कर करके। ऐसे ही मेरे साथ भी, मेरा खुद का अनुभव कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने जब मैं अंडर 14 में था, अंडर 18 में आ रहा था, तभी मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, 8-8 10-10 घंटे, 12, कभी तो हम लोग छुट्टियों में 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे एक छोटा इंजरी हुआ और मुझे डॉक्टर ने रेस्ट बोला, तो मैंने अच्छे से 1 महीने का रेस्ट लिया। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का कि मैं जाके मलखाम क्या प्रैक्टिस करूँ। तो ये ऐसा होता है। और मैंने एक बुक में पढ़ा था, बाम जी के बुक में, कि एक कोई प्लेयर को ऐसा ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा करके, तो उन्होंने उसके ऊपर एक सॉल्यूशन दिया था कि 2 महीना आप वो खेल खेलोगे नहीं, उसके बारे में देखोगे नहीं, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। तो ये एक ट्रीटमेंट है। तो ये मुझे पूछना था कि और मतलब ये तो एक ट्रीटमेंट मैंने पढ़ी थी बाम जी की बुक में, वो मैंने बताई। तो ऐसा बहुत लोगों को हो सकता है कि बहुत सालों से एक ही चीज़ कर करके, या फिर बहुत घंटे प्रैक्टिस करने की वजह से बोर हो जाएंगे, और तभी उसको कैसे टैकल करना है।
अम, एक शब्द है इसके लिए, बर्नआउट भी बोला जाता है। एक ही कुछ, जैसे आपने कहा, रोज घंटों तक वही बोर हो जाते हैं। ये पैंडेमिक के टाइम में सब संस्था बंद है, अभी अभी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। मुझे बहुत ऐसे खिलाड़ी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, ये अच्छा लगा, हाँ, ये पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, इतनी सारी चीजें हमें अब ध्यान में आ रहा है कि हमने की ही नहीं है। ऐसे मन भर के टीवी देखा ही नहीं था, मन भर के कुछ ऐसा करना, बस सोना किया ही नहीं था, और अच्छा लग रहा है। अब ये सब छोड़ के फिजिकल एक्सरसाइज करना, फिर ये बॉडी को स्ट्रेच करना, फिर ये बॉडी पेन एक्सपीरियंस करना, मालूम नहीं हम वापस खेलने के लिए आने वाले हैं या नहीं। आपने ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कल्पेश जी। देखिए, इसके लिए हमारी ये जो लाइफस्टाइल अब हो रही है ना, पढ़ाई भी बहुत है, पढ़ाई के साथ क्लासेस भी बहुत है, एग्जाम्स भी बहुत है, प्रैक्टिस भी बहुत है, और सब जगह एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है कि हमें अच्छा ही करना है। तो फिर अगेन कौन सी भी स्पर्धात्मक प्रैक्टिस, खिलाड़ी, उसके कोच, उसके पेरेंट, उनके कम्युनिकेशन से अगर की जाए तो, जिसे हम प्रैक्टिस और लाइफ बैलेंस कहते हैं, वो एक अच्छी बैलेंस एस्टेब्लिश हो सकती है। देखो, हर रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। खेल में इतनी टेक्निक्स चेंज हो गई है कि फन गेम्स से एक्सरसाइज, पार्टनर गेम्स से एक्सरसाइज, लॉट ऑफ ग्राउंड एक्सरसाइज। तो मलखम के ऊपर हर रोज चढ़ के, हर रोज फिर लगा, फिर ब्रूजिंग हुआ, जरूरत ही नहीं है। लॉट ऑफ अदर फन एक्टिविटीज, जो फन एक्टिविटीज एक टीम, एक संघ भावना बढ़ाए, एक कोच और स्टूडेंट में एक हेल्दी रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं, मुझे कोच का बहुत डर लगता है जब मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती हूँ, सिर्फ तब मैं प्रैक्टिस करके जब बाहर आ जाती हूँ, तो द इंटरैक्शन, वो जो टॉक है, वो जो हम एक साथ गपशप करते हैं। ये बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में हमने इस टाइम सोचा था कि सब लोग कुछ वेरी टेस्टी न्यूट्रिशियस बना के लाएंगे, तो हमने सब लोगों का बर्थडे जनवरी में सेलिब्रेट किया, या न्यू ईयर एंड की पार्टी की। तो ये सारी एक्टिविटीज में हमें ये जो बोर्डम है वो कम कर सकते हैं। दूसरा एक है कि बच्चों को फैमिली के साथ थोड़ा घुल मिलना, बच्चों की वेकेशन टाइम होना, ये भी बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, हमारे मलखम में अभी पूरा अच्छा कंपटीशन शेड्यूल आया नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि दिवाली खत्म होती है और कंपटीशन आ जाते हैं, बच्चों को दिवाली में भी प्रैक्टिस में आना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे दिवाली में प्रैक्टिस में आ गए तो बच्चे ब्रेक कब लेंगे? कंपटीशन के इमीडिएटली बाद ब्रेक ले सकते हैं क्या? वो ब्रेक कैसे होना चाहिए? तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस मैनेजमेंट अब हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ है, कल्पेश जी, आप इंजुरी के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इतना ओपनली बोले कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था आने का, लेकिन आप आ गए, चैंपियन बन गए, छत्रपति अवार्ड विनर बन गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये प्रैक्टिस मैनेज नहीं कर सकते हैं और खेल को छोड़ देते हैं। थैंक यू ताई। मेरे मन में भी ये सवाल बहुत सालों से था कि मैंने जो किया वो सही था, गलत था। सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड। सो आपने बहुत अच्छा एड्रेस किया। अब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे साथ प्रतीक्षा आ गई वापस, तो प्रतीक्षा का जो सवाल है वो हम लोग लेते हैं अभी। प्रतीक्षा। हाँ, ओपन एज ग्रुप के खिलाड़ी है, उनको पता रहता है कि उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने खुद अनुभव लिया है कि मेरा परफॉर्मेंस
8 या 8.50 मार्क्स का आ सकता है, लेकिन मुझे मार्क 7 या 650 मिलते हैं। तो उस वक्त प्लेयर ने खुद को कैसे संभालना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट भी सवाल है, क्योंकि जब हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो बहुत नाराज हो जाते हैं हम। कई बार ऐसा सवाल भी मन में आता है कि मैंने ये क्यों किया, एक पूरा साल प्रैक्टिस इसके लिए मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, या ये किया, ये किया, वो किया, इतनी सारी मेहनत की, मेरे कोच ने मेहनत की, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ये सारे मेरे प्रैक्टिस में मेरे साथ खड़े रहे। नतीजा क्या है इसका? ये मुझे मार्क्स कम मिले इसलिए मेरा शायद नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट होने का जो अपॉर्चुनिटी थी वो निकल गई। मैं छत्रपति अवार्ड विनर बनने वाली थी, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। हाँ, बहुत निगेटिव, बहुत नाराजगी की सोच विचार आ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ियों ने अपनी खुद की परफॉर्मेंस, अपने वाली पहली परफॉर्मेंस से जिससे हम बहुत विश्वास रखते हैं, वो कोच की आलोचना से ज्यादा वो विचार को ज्यादा अपने मन में लेना चाहिए। वो विचार शायद हमारी नाराजगी कम कर सकता है, क्योंकि आपकी सोच सही हो सकती है कि मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, मेरे कोच ने भी कहा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, बाकी के सब लोग आके बोले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मार्क्स कम मिले हैं। तो आई नो वेयर आई स्टैंड, ओके। और अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो मेरा सर ऊपर ही चाहिए। अगर उससे मेरा छत्रपति अवार्ड का चांस निकल गया, दैट्स मेरे ख्याल से ना, दैट्स ओके। लोग मुझे याद करेंगे, वो प्रतीक्षा नाम की लड़की थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अरे, अपने क्लब की लड़की थी, छत्रपति अवार्ड नहीं मिला, लेकिन देख उसका परफॉर्मेंस। फिर से मैं बहुत एक छोटा ये इंसिडेंट बोलना चाहूंगी। 1982 एशियाड में इंडिया पाकिस्तान का हॉकी का फाइनल मैच था। इंडिया ने फर्स्ट गोल किया, नेशनल स्टेडियम पे, जैम पैक स्टेडियम, इंदिरा गांधी जी थे, जैल सिंह थे, बूटा सिंह थे, अपने पूरा जो जिसे को आप उसका नाम लोगे वो स्टेडियम पे था, पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था। इंडिया ने फर्स्ट गोल किया, पूरा स्टेडियम में आवाज गूंज उठी। फिर पाकिस्तान फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल, फोर्थ गोल, फिफ्थ गोल, सिक्स्थ गोल। आपको पता है ये पूरा भरा हुआ स्टेडियम, सन्नाटा छा गया था। निरंजन नेगी तब अपने गोली थे। निरंजन नेगी, बहुत सारे लोगों ने चक दे मूवी देखी होगी। निरंजन नेगी को के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ दी है और उनकी वजह से इतनी अपनी बुरी हार हो गई है। एक इंटरनेशनल प्लेयर के करियर को एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा। लेकिन निरंजन नेगी जी गेम में रहे, निरंजन नेगी जी कोच बन के रहे। इंडिया हॉकी में जो डोमिनेटिंग कंट्री थी, हॉकी में नीचे आ गई। लेकिन अगेन मूवी में भी देखा गया है, इंडियन टीम कोरिया के आगे खेलते वक्त वेरी प्रेस्टिजियस कंपटीशन जीत गई। निरंजन नेगी ने तभी कहा था, 1996 में हम जीत गए, तो निरंजन नेगी ने 1982 की बात की थी। मुझे तब एक काला धब्बा लगा था, आज ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर का ये धब्बा निकल गया है। आई एम अ सक्सेसफुल कोच नाउ, ओके। एक खिलाड़ी का हौसला, एक खिलाड़ी की हैसियत ऐसे ही होनी चाहिए। एक कंपटीशन है, एक सेटबैक है, उसे अब मैं गेम छोड़ देता हूं, अब क्या फायदा है ये सब करके? अरे बहुत सारा फायदा है।
आप मलखांब के खिलाड़ी है, कंपटीशन अगर इतना बड़ा मलखांब है तो कंपटीशन इतना ही भाग है। ये मलखांब में मुझे नाम दिया है, ये मलखांब ने मुझे हेल्थ दी है, ये मलखांब ने मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया है, ये रिवॉर्ड होना चाहिए खिलाड़ी के मन में। और मैं अगेन कोच और पेरेंट्स जो भी ये सुन रहे हैं उनको बोल दूंगी कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव मेडल, सिर्फ कॉम्पिटिटिव अवार्ड पे अपना पूरा फोकस मत कीजिए, यू नो, हैव अ ब्रॉड ओवरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन प्रतीक्षा। थैंक यू ताई। ताई आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है और जो आंसर इस सवाल का दिया है उससे बहुत सारी यादें आ गई मुझे। तो मेरे सर हमेशा बोला करते थे कि जो मलखांब है वो जजिंग जो पार्ट है वो सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स ऑन जज। तो जब भी आपका परफॉर्मेंस 19-20 का फ़र्क रहेगा, ऐसे कहते थे। अगर 19-20 का फ़र्क है तो आपके साथ पार्शियलिटी होनी है, ऐसा सोच के चलो। तो इसके लिए आप परफॉर्मेंस इतना आपका आउटस्टैंडिंग रखो कि कोई आपके नज़दीक भी ना रहे। तो जब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा आपके और आपके अपोनेंट में, तभी आपके साथ पार्शियलिटी नहीं हो सकती है। सो ये एक बात मुझे याद आ गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा बेस्ट मेमोरी जो है, जब भी मेरे सर ने मुझे कहा था कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, और ये सर ने मुझे केवल एक बार कहा है, और उस कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आया था, सेकंड नहीं आया था, मैं थर्ड आया था। सो वो बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि वो मेडल मेरे लिए मायने नहीं रखता, जबकि मेरे सर ने मेरे करियर में सिर्फ एक बार बोला कि तेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। सो ये उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो हम लोग आपने बात की कि कंपटीशन बहुत छोटा पार्ट है मलखम्ब का। सो हमारे जो भारतीय खेल प्रकार है, जैसे योगा हो गया, सभी प्रकार जो है, जो हमें जो हम लोग के लिए करते हैं एक्चुअली, ऐसे देखे जाए तो वो कंपटीशन तो बाद में। जैसे योगा हो गया, वो हम लोग हमारे शरीर के लिए, हमारे ध्यान धारणा समाधि, वो जो अल्टीमेट गोल है उसका। तो मलखम्ब का भी ऐसे ही है कि वो भी एक ऐसा एक क्रीड़ा प्रकार है जो हम हमारे लिए भी खेल सकते हैं। सो उसके बारे में हमें बताइए कि जैसे योगा में अल्टीमेट गोल होता है कि समाधि, तो मलखम्ब का और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है, और उसके बारे में अगर, क्योंकि ये भी एक भारतीय क्रीड़ा प्रकार है, तो मलखम्ब का और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन है या फिर उसके बारे में कोई बताएगा। थैंक यू। मलखांब और स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मलखांब का जो मैंने रिसर्च किया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगी। वो स्पिरिचुअलिटी के पास अगर जा रहा है तो आप देख लीजिए। मेरे रिसर्च ने ये दिखाया कि जो मलखांब करता है वो अपने भावनाओं पे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकता है। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में ये बहुत, यू नो, जब हम देख रहे हैं डिप्रेशन बहुत है, एग्रेशन बहुत है, तो एक लकड़ी का खंभा, एक रस्सी, उसके ऊपर की प्रैक्टिस अपने भावनाओं के नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। मेरे रिसर्च में जो एक दूसरा मैंने पार्ट देखा, वो देखा कि जो मलखांब के खिलाड़ी है वो बहुत सकारात्मक विचार करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में होप कहते हैं, ना, एक बहुत आशावादी ऐसा दृष्टिकोण रख सकते हैं। साइकोलॉजी में हम इसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे उनकी ये होप, आशावादी ओरिएंटेशन बढ़ाए। तो मेरे ख्याल से अगेन अपना ये पूरा इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट मलखांब एक ये बहुत अच्छे तरीके से द होप एलिमेंट बढ़ाता है। तीसरा जो मलखांब करते हैं वो बच्चे अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं, अच्छी तरह से गोल्स सेट कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण, वो किसी इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से योगा में जो ध्यान धारणा, ये जो स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स थोड़ा सा यही बोलते हैं कि अपने इमोशंस कंट्रोल में रखो,
अपना इम्पल्सेस जो है वो कंट्रोल में रखो, एक पॉजिटिव सोच में रहो। तो मलखाम जो करते हैं, मलखाम के बच्चे, बिकॉज मेरा ये पूरा रिसर्च मलखाम के बच्चों पे था, और बहुत मलखाम करने वाले और मलखाम जो करते नहीं है उन्होंने, उनमें ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया था। सो इसलिए मलखाम तो आप कंपटीशन मेडल्स अवार्ड इसके लिए करिए ही, लेकिन मलखाम करिए आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, मलखाम कीजिए आपके ब्रेन के संतुलन के लिए, मलखाम कीजिए आपके नए मन के संतुलन के लिए। इसलिए मलखाम बहुत बढ़ना चाहिए, मलखाम बहुत आगे जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसा होता भी है ना कि मेरे क्लब में 100 खिलाड़ी आते हैं, 100 के 100 मलखाम चैंपियंस नहीं बन सकते, तो उसमें से 10 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी मलखाम चैंपियन बनेंगे। बाकी के खिलाड़ी मलखाम को आगे लेंगे, मलखाम को बढ़ावा देंगे, मलखाम और लोगों में फैलेगा, जिससे not only our nation but the world will benefit. थैंक यू ताई। जो मेरे मन में था वो सब सवाल आपने मतलब वो सारे आंसर आपने दे दिए, सो उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की है, वो जो अभी हमारे जो दर्शक है, सुनने वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मलखाम एक स्पोर्ट तो है ही, तो लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ मलखाम से हमें मिलता है। तो उसको केवल मार्क्स या फिर मेडल्स के नज़र से नहीं देखना चाहिए, ये मेरी भी ऐसे ही धारणा है। तो ताई का बहुत धन्यवाद। अभी अगर चंद्रशेखर और प्रतीक्षा के पास कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछे। चंद्रशेखर, आपके पास कोई सवाल इसके बारे में, कंपटीशन मलखाम और जनरल मलखाम? मेरा एक ताई से क्वेश्चन था कि एक ऐसा एक तो बहुत टाइम हो जाता है हमें कंपटीशन खेलते हुए, तो एक नाम ऐसा बन जाता है कि मतलब ये है, ऐसा प्लेयर है टीम का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं हमसे सभी लोग कि मतलब ये प्लेयर है तो इतना ही होगा। बट कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि हम लोगों को नर्वसनेस भी हो जाती है, मतलब मेंटली थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाता है कॉम्पिटिशन का दूसरों की वजह से, तो हमें लगने लगता है कि हम परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं बट एक टेंशन ज्यादा हो जाती है वो, तो उसके लिए क्या कर सकते थे? फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलती है ना, तो वो बहुत आसान होती है, लेकिन एक बार सक्सेस मिलती है, दूसरी बार मिलती है, तो बहुत लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है, अपनी खुद की अपेक्षा अपने ऊपर की बढ़ती जाती है। और जैसा मैं कहती हूँ कि कंपटीशन में बहुत सारी आंखें अपने हमें देखने वाली होती है, बहुत सारी आंखें ऐसी भी होती है जो वहां पे मौजूद नहीं होती है लेकिन हमें देखती है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स जो वहां पे शायद मौजूद नहीं होते हैं, वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन अपने ऊपर उसका दबाव रहता है। अगेन कौन सा भी ऐसे फिक्स आंसर नहीं है कि ये दबाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस, अपना डिसिप्लिन्ड फोकस। जैसा मैंने कहा, मैं जब कंपटीशन के ग्राउंड पे हूँ, मुझे कंपटीशन मलखाम है, मुझे सिर्फ मलखाम दिख रहा है, मुझे सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस दिख रहा है, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी होती है, लास्ट मोमेंट ये नहीं हो सकता है। तो जैसे हम फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ये फोकस बढ़ाने के लिए भी कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। हम एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज करते हैं, कभी कभी ऐसी सोच रिपीटेडली आती रहती है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है या नहीं, अच्छा होने वाला है या नहीं, अच्छा होने वाला है या नहीं, ऐसे रिपीटेड विचार आने लगा तो जोर से बोलना है स्टॉप। ओके, ऐसे देखे गया है कि रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट को स्टॉप बोलने से वो विचार भी ऐसे
ब्रेक जैसे लगता है वैसे रुक जाता है। एंड देन उसकी जगह पॉजिटिव थॉट, देखो एक निगेटिव थॉट है, उसको सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव थॉट। तो वो पॉजिटिव थॉट क्या है वो आपको ही पता है, वो आप ही ला सकते हैं। तो वो पॉजिटिव थॉट दैट प्रैक्टिस रेगुलरली होनी चाहिए। तो ये जो बहुत सारा प्रेशर है ना, ये प्रेशर कम हो सकता है। और अगेन ये जो सोच है मेरा परफॉर्मेंस मेरी मुट्ठी में, शायद दुनिया मेरी मुट्ठी में नहीं, तो मेरा परफॉर्मेंस इज मेरा फोकस है। तो मेरा फोकस ये कौन से भी सोच से कम नहीं होने वाला। अगर ये सोचने का तरीका हम प्रैक्टिस करें तो ये प्रेशर, मैं दावा करती हूं आपके ऊपर का, कम हो जाएगा। और अगेन मुझे पता है कल्पेश जी बोलेंगे चंद्रशेखर जी आप तो परफॉर्मेंस ऐसे प्रेशर के नीचे भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन आपके बच्चों के लिए ये शायद एक इम्पॉर्टेंट टिप हो सकती है ना। बोलते हैं कि डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करना है। ऐसे जब हम बोलते हैं तो देखो ऐसे करना है, ये भी बोलना चाहिए। तो निगेटिव थॉट को काटना है, पॉजिटिव थॉट को लाना है। दैट्स द प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ताई। प्रतीक्षा को कोई सवाल है तो वो पूछे। नहीं दादा, हुआ मेरा। थैंक यू। अभी हम सेशन के अंत की ओर आ चुके हैं। तो ताई को मेरे एक बहुत ही जनरल 2-3 सवाल है कि अभी ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है और पूरी स्पोर्ट्स फैटर्निटी के लिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन मलखम्ब में इसका इतना उपयोग नहीं हो रहा है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वही हमारे कोच है। तो बहुत सारी खेलों में ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो खिलाड़ियों को ट्रीट करते हैं। सो ये मलखम्ब में क्या होना पॉसिबल है, या फिर हम एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी सब्जेक्ट मलखम्ब को रिलेटेड ऐसा कोई एक आध बुक या फिर ऐसा कोई एक आधा सेमिनार ऐसा हो सके जो कि मलखम्ब के लिए डेडिकेटेड हो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमारे मलखम्ब के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं इसमें 2 बात कहूंगी। इंडिविजुअल लेवल पे किसी बच्चे को किसी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो, वो जा सकता है, बेनिफिट्स ला सकता है। मैं थोड़ा सा बड़ी सोच के बारे में बोलूंगी। कोचेस के ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट अलग हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट अलग तो हो सकता है, लेकिन कोच को ये सब के बारे में अगर थोड़ा ज्ञान हो तो कोचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यस, स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर द कोचेस। वैसे ही खिलाड़ियों के लिए वेरी स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर द प्लेयर्स। और प्लेयर्स में चैंपियन प्लेयर्स और जो चैंपियन प्लेयर्स अभी बने नहीं हैं, जैसे मेरे संस्था में एक खिलाड़ी है, बहुत होशियार है, स्कूल में हमेशा उसका फर्स्ट रैंक आता है। तो वो कभी भी परफॉर्मेंस करने के लिए अगर खड़ी रहती है ना, तो उसकी सोच यही रहती है मुझे अच्छा ही करना है। और अगर वो अच्छा नहीं कर सकती, देखो एलिमेंट्स हम जब नए नए सीखते हैं तो फॉल हो जाता है, नहीं अच्छा होता है, तो वो बहुत नर्वस हो जाती है। तो दोनों एक्सट्रीम है उसमें। तो मैं जब उसके साथ बात करती हूँ तो वो कहती है नहीं ताई, इम्पॉसिबल, मुझे तो अच्छा ही करना है, हमेशा ही अच्छा करना है। अरे लेकिन नहीं हो सकता है। तो बच्चों को भी
परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स कैसे आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, परफॉर्मेंस करते समय, प्रैक्टिस करते समय कैसे सोचना चाहिए, ये बच्चों के लिए सेपरेट सेमिनार होना चाहिए। पेरेंट्स को भी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इजीली बोल जाते हैं ये पार्शल है, आपके कोच ने आपके आज 3 ही टर्न्स ले लिए, उस बच्चे को देखो उसके 5 टर्न्स ले लिए। पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने लगते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत जोश से खुद मैदान पे आ जाते हैं और बच्चों की प्रैक्टिस लेने लगते हैं। पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स का रोल क्या है, वो कोच के रोल में, वो कोच के शूज में नहीं आए, उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। एसोसिएशन ने अपना एक साइकोलॉजिस्ट रखा, एसोसिएशन की ओर से, किसी इंस्टीट्यूशन की ओर से उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा लेके साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले ली, तो मेरे ख्याल से खेल में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। थैंक यू दाई। ये जो पूरा सेशन जो लोग सुनने वाले हैं, या फिर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, जो कि बहुत ही जनरल सवाल है, कि अभी अगर हमें किसी को और इसके बारे में पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, सो आप कोई बुक रिकमेंड कर सके? जैसे मैंने बाम सर के 2 बुक पढ़े हैं साइकोलॉजी के। सो ऐसे कोई आपके रिकमेंडेशन हो बुक्स के बारे में, बुक्स, या फिर यूट्यूब पे कोई अगर अच्छा चैनल रहे, जो, क्योंकि यूट्यूब बहुत पसंद करते हैं आजकल लोग, तो ऐसा कोई आपका पसंदीदा चैनल हो, या फिर कोई मूवी हो जो हम देख सके। तो ये तीनों अगर आप हमें बता सके तो हमें बहुत फ़ायदा होगा इस सब्जेक्ट को और समझने के लिए। बाम सर के जो बुक्स है बहुत अच्छे बुक्स है, बिकॉज उन्होंने स्पोर्ट्समैन को ध्यान में रखे हुए उन्होंने ये उनके सारे बुक्स लिखे हुए हैं। बाम सर के बुक्स के बारे में और एक मैं बहुत क्या अभिमान से बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो अपनी परंपरा में, जो अपनी फिलॉसफी में जो कुछ भी तंत्र दिए हुए हैं मन को संभालने के, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन की एक सोच बढ़ाने के लिए, उन्होंने उन तंत्रों का अभ्यास किया है और उन तंत्रों का उपयोग किया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो बाम सर की बुक्स मैं बहुत रेकमेंड करूंगी। बहुत सारे यूट्यूब पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बातें होती रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंडीशंस हैं और इंडियन कंडीशंस जो है वो बहुत अलग है, और इसके लिए आपको इंडियन कंडीशंस के बारे में जो स्पोर्ट्स में बोला जाता है वो चैनल से आपको बहुत फायदा होगा। इन जनरल आप थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बैलेंसिंग, लाइफ स्किल बैलेंसिंग, इमोशन मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इसके बारे में सुनेंगे तो भी आपको उसका फायदा हो सकता है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक, विजुअलाइजेशन, मुझे ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं देने हैं क्योंकि ये बहुत सारे यूट्यूब इंग्लिश में हैं। दैट रिमाइंड्स मी कल्पेश, दिस इज अ बिग वर्क विच जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से है वो कर सकते हैं, हैविंग अ यूट्यूब चैनल और छोटे छोटे अपने ट्रेनिंग सेशंस। ऐसे बहुत सिस्टमैटिकली ऐसे कुछ ऐसे कोई यूट्यूब चैनल है ऐसे देखा नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा सा ये ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दैट्स अ गुड आइडिया एंड आई डेफिनेटली टेक इट अप। थैंक यू ताई। अभी ये तो हमारी एक आपसे विनती है कि अगर ऐसे हिंदी में या मराठी में या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में चैनल्स नहीं है तो आप ही शुरू कर दे, तो हम मलखम वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, हमें बहुत ही उसका हेल्प मिलेगी। क्योंकि अभी देखो, मैं आपको 20-25 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने इतने सारे सवाल आपसे कभी नहीं किए जो आज ये डिजिटल माध्यम से मुझे करने को मिले, और
हमारी बातें हो सकी। सो ये बहुत ही प्रभावी माध्यम है ऐसे मुझे लगता है। और अगर आपने आपके वीडियोस उस पे यूट्यूब पे या फिर डिजिटल माध्यम पे अपलोड किए तो हमें बहुत ही हेल्प होगी उसकी। सो आज का सेशन शायद हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई क्लोजिंग रिमार्क हो तो प्लीज़ बताइए। अगर आपको एक विजेता बनना है तो आपको विजेता की सोच चाहिए। अगर मैं बाम सर हमेशा ये कहते थे, अगर मैंने ये कहा मैं बस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद सिलेक्ट हो जाऊंगा तो आप शायद सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप शायद सोच रहे हैं। तो एक विजेता की सोच होती है, एक विजेता की सोच होती है डायरी लिखना है, एनालाइज करना है, अच्छी तरह न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, एक अच्छी डिसिप्लिन रखना है, स्पोर्ट्स के बारे में एक बहुत पॉजिटिव विचार करना है। लेकिन एक चैंपियन होने के लिए मुझे चैंपियन भी होना है, मुझे खेल का बहुत सारा कुछ एंजॉय भी करना है। तो मैं बुक्स भी बहुत पढ़ती हूँ, और जब मेरी एग्जाम पास में आती है तो मैं जोर से पढ़ाई करती हूँ एग्जाम में मार्क्स मिलने के लिए। तो मैं ये बैलेंस रखती हूँ। तो खिलाड़ी होने के नाते आप ये बैलेंस भी रखिए। आपको अपना खेल बहुत एंजॉय करना है। और एक मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपका और आपके खेल का एसोसिएशन ये रहना ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आज आप खिलाड़ी है, कल हम कोच बन जाएंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद खेल का हम प्रचार प्रसार करेंगे, हम खेल के बारे में लिखेंगे, हम कौन से भी एरिया में फिट होना चाहिए। और एज अ एंड मैं याद करना चाहती हूँ, मेरे बचपन से जो मेरे समर्था व्यायाम मंदिर के सहकारी रहे हैं दत्ताराम दुदम जी, जो कुछ ही दिन पहले कोरोना से चल बसे, एक चैंपियन थे, फिर कोच बने, फिर एक ऑर्गेनाइजर बने। उन्होंने रेगुलर प्रेस में न्यूज देते थे। तो मलखाम के जो भी एरियाज थे, मलखाम के वो सब एरियाज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टच किए। मलखाम खेल हमें बहुत देता है, ये भी हमें सोचना है कि एक चैंपियन होने के बाद मलखाम को मुझे बहुत कुछ वापस भी करना है। तो इसी नोट पे मलखाम कट्टा की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महेश अटाले जी का, गणेश देवरुखकर जी का, कल्पेश, मैंने भी आपसे आमने सामने इतनी बातें नहीं की है, तो इस बहाने ये बातें आपसे भी करनी मिली, चंद्रशेखर जी और प्रतीक्षा जी के साथ भी बातें करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ताई। आपने दत्ताराम सर का जिक्र किया, तो दत्ताराम सर तो हमारे बीच में से जा नहीं सकते, वो तो हमारे अंदर है। क्योंकि हर खिलाड़ी उनको एक गुरु की नज़र से देखता है, क्योंकि हम लोग ने बचपन से उनकी कहानियाँ सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं। या जो फिर या मतलब बहुत सी कहानियाँ भी, एक कहानी कैसे बताऊँ मैं यहाँ पे। तो दत्ताराम सर को हम लोग तो मिस तो करेंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि वो हम लोग के बीच में से नहीं जा सकते। सो हम लोग यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं। प्रतीक्षा और चंद्रशेखर को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा फीडबैक दे दें हमें कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, और आप ये सब जो आपको ज्ञान मिला है नीता ताई से या फिर हम लोग की कॉन्वर्जेशन से, उसका उपयोग कैसे करना चाहेंगे। प्लीज़ हमें दोनों एक एक करके फीडबैक दें। आपको दादा, मतलब बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गणेश दादा का, और आप लोगों की तरफ से नीता ताई ने जो भी इंफॉर्मेशन दी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, और किसी भी प्लेयर के लिए, मतलब स्टार्टिंग कर रहा हो या वो चैंपियन हो, कोच के लिए। तो थैंक यू सो मच नीता ताई, आपने बहुत ही अच्छी एक जो मेंटली जो प्रिपेयर रहने के लिए
प्लेयर को जो चाहिए होता है कि मेंटली वो प्रिपेयर्ड रहे, वो आपने बताया। गणेश दादा को थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेशन एंड ये सेशन बहुत अच्छा था। कल्पेश दादा से कभी इतना बात नहीं हुआ मेरा, मतलब लाइक मैंने हमेशा देखा ही है कल्पेश दादा को मलखम करते हुए, और मतलब मेरा आइडल है, उनको देख देख कर ही मैं सीखा हूँ बहुत सारी चीज़ें, एक प्लेयर का कैसा एटीट्यूड रहता है और कैसा नहीं। तो थैंक यू सो मच दादा। और इट्स मतलब बहुत अच्छा सेशन था एक तरीके से, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच मलखम बेटा। थैंक यू चंद्रशेखर। प्रतीक्षा कुछ फीडबैक देना चाहिए? धन्यवाद ताई, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आगे के फ्यूचर में हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी और वो हमें सही टाइम पे मिला। तो धन्यवाद ताई, धन्यवाद गणेश दादा और धन्यवाद कल्पेश दादा। सभी का धन्यवाद। आज इंटरव्यू मैंने पहली बार लिया है, मतलब ऐसे सेशन जो है मैंने पहली बार लिया है। ऐसा ये मौका देने के लिए मुझे सबसे पहले मलखाम कट्टा का मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, जो कि इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे शेयर होती है वो पहले जैसे मैंने बोला कि नीता ताई से इतनी बात मेरी कभी हो नहीं सकी। सो ये ऐसे प्लेटफॉर्म से ही ऐसा संभव है अभी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मौका देने के लिए मलखाम कट्टा का बहुत बहुत आभारी हूँ। गणेश देवरुखकर दादा जो कि मलखाम कट्टा के संचालक है, जो बाकी सेशन जो संचालित करते हैं, उनका बहुत आभारी हूँ। और जो ये आपने नया उपक्रम चालू किया है कि नए लोगों को होस्ट बना के उनके विचार भी लोगों तक पहुँचाए, ये बहुत ही अच्छी सोच है। तो गणेश देवरुखकर दादा का बहुत धन्यवाद। अटाले सर जो कि हम सबके गुरु हैं, हम उनको एक बहुत ही मटाई सर के लिए मुझे शब्द नहीं याद आ रहे। वो गुरु एक ही वर्ड आ सकता है उनके लिए, क्योंकि गुरु तो सबसे महान होते हैं। तो अटाई सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब इनिशिएटिव लेके हमें सब मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पराग अळवणी जी का, जो कि अध्यक्ष है पार्लेश्वर व्यायामशाला के, और वो विले पार्ले के एमएलए भी है। सो उनके मार्गदर्शन से ही ये सब मलखाम कट्टा का जो प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है वो उनके मार्गदर्शन से हुआ है। सो इन सभी का आभार करके मैं ये सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।